सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी। और आज के इस वीडियो में अब हम फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्केलेटल मसल में क्या चेंजेस आते हैं, न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं, बोन्स टेंडन्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ये हम इस बारे में हम बात करेंगे। तो when body systems are exposed to a greater than usual but appropriate level of resistance in exercise program, then initially react to a number of acute physiological responses। यानी कि जब जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो एक नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पर एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरफ एक्सपोज होता है। यानी कि जब कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है जो कि एक अप्रोप्रिएट लेवल की होती है, तो उसकी बॉडी में इनिशियली एक्यूट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं जो कि बाद में अडॉप्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो ओवर टाइम उसके ऊपर जो आने वाले न्यूली इम्पोज डिमांड्स होते हैं उसे अडॉप्ट कर लेती है। तो जो रिसेंटली मतलब जो इनिशियली हम जब भी जो भी एक्सरसाइजेस देते हैं, हमने जो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी है उससे जो इनिशियली हमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में, उसे हम एक्यूट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कहते हैं। और फिर वही रिस्पॉन्सेस जब बॉडी में अडॉप्ट हो जाते हैं तो उसे हम क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कहते हैं, जो कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने के वजह से होता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की है हमने वो उसे बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। और ये जो चीज़ है ये टाइम टू टाइम और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि किस इंसान ने किस तरह से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की है, उसका क्या लेवल है एक्सरसाइज करने का, और वो कितना कंसिस्टेंट रहा है उस एक्सरसाइजेस को करने में, क्योंकि ये चीज़ जो है ओवर टाइम होती है और धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चेंज जो हम देखते हैं वो होता है न्यूरल अडेप्टेशन। तो जब भी हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाते हैं तो सबसे पहला न्यूरल अडेप्टेशन जो हम देखते हैं वो है कि मोटर लर्निंग इम्प्रूव होती है, साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो मोटर लर्निंग का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में उन एक्सरसाइजेस को लेकर एक न्यूरल सर्किट डेवलप होने लगता है। यानी कि अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं और हम उसे बार बार कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस एक्सरसाइज को स्टोर कर लेता है, उसे याद कर लेता है और उससे एक मोटर लर्निंग डेवलप कर लेता है। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है एक्सरसाइज करने से, वो भी इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें जो मोटर यूनिट्स होती है उसका रिक्रूटमेंट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए उसकी जो मोटर यूनिट होती है उसका रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है, तभी उसमें इम्पल्स आएगी, और बिना इम्पल्स के जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट्स जो है मोटर यूनिट्स के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। साथ में उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है फायरिंग करने का, यानी कि कई सारी मोटर यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ तो होती हैं, साथ में वो एक साथ फायरिंग करती हैं इम्पल्सेस को मसल में कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो इसके अलावा और ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट है वो क्यों बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएनएस में जो इनहिबिटरी फंक्शंस होते हैं वो चीज़ें, वो इम्पल्सेस जो इनहिबिशन का काम करती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। साथ में गोल्गी टेंडन ऑर्गन की जो सेंसिटिविटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और वो कहाँ पे डिक्रीज़ होती है, मोटर यूनिट का जो मायोन्यूरल जंक्शन होता है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, उसी के लेवल पे गोल्गी टेंडन ऑर्गन की जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर यूनिट्स की फायरिंग इम्प्रूव होती है, उसकी रिक्रूटमेंट में इम्प्रूवमेंट आती है, साथ में उसके सिंक्रोनाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है। और ये जो जितना ज़्यादा इम्पल्सेस फायर करेंगी उतने अच्छे से हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपरली कर पाएंगी।
तो ये है न्यूरल एडेप्टेशन। फिर दूसरा है स्केलेटल मसल एडेप्टेशन, कि हमारी मसल में हम क्या चेंजेस देखते हैं जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला चेंज होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि जो मसल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाना। और ऐसा क्यों होता है? जब मायोफिब्रिलर वॉल्यूम है, जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो मसल फाइबर का साइज़ जो है उस पर्टिकुलर इंसान का, वो भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब मायोफिब्रिलर वॉल्यूम क्या होता है? तो हमारी मसल्स में जो मसल फाइबर्स में जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो जितने ज़्यादा होते हैं, उनका नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स जो है वो उसका मायोफिब्रिलर वॉल्यूम होता है, और वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस मसल फाइबर का साइज़ होगा, जो कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाने से इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यूजुअली बाय 4 to 8 weeks, but possibly as early as 2 to 3 weeks with very high intensity resistance training। और ये जो चेंज हम देखते हैं मसल में, वो ओवर टाइम यानी कि 4 to 8 weeks के अंदर होता है। हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद 4 से 8 हफ्तों में हम मसल में चेंजेस देखते हैं, और ये 2 से 3 हफ्तों में भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कोई कर रहा है तो। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है मसल में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन जो भी एविडेंसेस देखे जाते हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उसके हिसाब से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि जो एक्टिन मायोसिन होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, जो प्रोटीन डिग्रेड करवाते हैं, वो उनका नंबर कम हो जाता है, यानी कि एक्टिन मायोसिन का नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी जो है वो हमें मसल में देखने को मिलती है, और ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाने की वजह से होता है। अब ये देखा जाता है कि द ग्रेटेस्ट इंक्रीज occur when exercise done with high volume moderate resistance exercise performed eccentrically, यानी कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो जब हम किसी को इसेंट्रिकली कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जब हम इसेंट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट्स को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को, तो इसेंट्रिक एक्सरसाइज करवाने से ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें टाइप 2B मसल फाइबर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली जो टाइप 2B फेसिक मसल फाइबर्स जो होते हैं, उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा हुआ हम देखते हैं, और उनका साइज़ जो है नॉर्मली ज़्यादा बड़ा हुआ मिलता है मसल्स में। यानी कि अगर हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है विथ हाई वॉल्यूम मॉडरेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जो कि हमने इसेंट्रिकली परफॉर्म की है, तो उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में हम, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, टाइप 2B मसल फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अब सेकंड एडेप्टेशन जो हम इसमें देखते हैं वो है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि मसल फाइबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो कैसे इंक्रीज़ होता है इसका ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन जितना भी बुक में दिया गया है उसके हिसाब से जब भी कोई इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करता है, तो उसके मसल का फाइबर जो उस साइज तक बढ़ जाता है कि जब वो इनसफिशिएंट होने लगते हैं, यानी कि अगर हमने किसी को खींचा तो वो इनसफिशिएंट होने लगा, तो फिर वो जो फाइबर्स है वो 2 में स्प्लिट हो गए, यानी कि एक मसल फाइबर्स था, उसमें हमने एक्सरसाइज दी, तो फिर वो इतना लंबा गया कि वो इनसफिशिएंट हुआ, तो फिर वो 2 में डिवाइड हो गया, और फिर वो 2 में डिवाइड होने के बाद वो फाइबर्स फिर अपने फाइबर्स को 2 अलग फाइबर्स में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते, स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हालांकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया नहीं गया है बुक में भी। फिर थर्ड नंबर पे आता है मसल फाइबर टाइप एडाप्टेशन, यानी कि
कौन सी मसल का जो टाइप है वो ज़्यादा अडाप्ट हो जाता है, मतलब कौन सा फाइबर टाइप जो है वो हम ज़्यादा देखते हैं मसल्स में आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो टाइप 2 मसल फाइबर्स जो है वो प्रेफरेंशियली उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद। स्पेसिफिकली टाइप 2B फाइबर्स जो होते हैं जो एनारोबिकली एक्ट करते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंशियली ज़्यादा वो निकल कर आते हैं, उन्हीं की हाइपरट्रॉफी होती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद। और टाइप 2 फेसिक फाइबर्स जो होते हैं वो पावर जनरेट करने का काम करते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एग्जिस्ट इन मसल फाइबर्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टाइल एंड मसल प्रॉपर्टीज। और ओवर टाइम इसमें एक प्लास्टिसिटी जनरेट हो जाती है, जैसा कि एक मसल फाइबर में एग्जिस्ट पहले से ही करती है, जो कि जो कि एक मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्टाइल और मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है कि ओवर टाइम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते करते उस मसल फाइबर में एक प्लास्टिसिटी जनरेट हो जाती है। बट टाइप 2B फाइबर्स को टाइप 2A फाइबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डूइंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग। जब हम जैसे वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो टाइप 2B फाइबर्स जो है वो टाइप 2A फाइबर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये भी देखा जाता है कि ड्यूरिंग द अर्ली वीक ऑफ हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेकिंग द टाइप 2B फाइबर्स मोर रेजिस्टेंस टू फटीग, यानी कि जब हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने का फर्स्ट वीक होता है या जो हमारा इनिशियल पीरियड होता है उसमें टाइप 2B टाइप 2 फाइबर्स जो होता है वो फटीग को रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि मसल में फटीगेबिलिटी ईजिली नहीं आती है, मसल ईजिली फटीग नहीं होती है। तो ये है मसल फाइबर टाइप एडाप्टेशन। फिर तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है वेस्कुलर एंड मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। तो जब भी हम कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइप 2 फेसिक मसल फाइबर्स जो है उसमें कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे मसल, तो उसकी वजह से कैपिलरी बेड जो होता है, जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, एज वेल एज जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है वो भी कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मायोफिलामेंट जो है उनका नंबर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कैपिलरी बेड डेंसिटी यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है। साथ ही साथ जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी होती है यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं मसल्स में वो भी कम होने लग जाते हैं इन टाइप 2B मसल फाइबर्स, जो कि एनारोबिकली एक्ट करती है, लैक्टेट प्रोड्यूस करके वो अपना मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो ये चेंजेस हम स्पेसिफिकली टाइप 2B मसल फाइबर में देखते हैं और वेस्कुलर और मेटाबॉलिक एडाप्टेशंस में हम देखते हैं। फिर फोर्थ चीज़ है इसके एडाप्टेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या एडाप्टेशंस देख रहे हैं, तो टेंडन्स और जो लिगामेंट्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाती है। टेंडन्स की जो स्ट्रेंथ है वो मस्कुलोटेंडनस जंक्शन पर इंक्रीज़ हो जाती है, और लिगामेंट की जो स्ट्रेंथ है वो ओवर बोन लिगामेंट बोन इंटरफेस वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और ये दोनों स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब मसल में चेंजेस आने लगते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रेंथ उस मसल को सपोर्ट करती है। तो ये होता है टेंडन और लिगामेंट का चेंज में आने वाला चेंज। फिर कनेक्टिव टिश्यू में क्या चेंजेस हम देखते हैं कि वो भी एनलार्ज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और मसल को सपोर्ट करते हैं, उसके आसपास के फाइबर्स को सपोर्ट करते हैं और जो इंजरीज़ होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। कोई भी टीयर नहीं होता, कुछ भी स्ट्रेन या फिर एसीएल इंजरीज़ हो जाती हैं जर्क की वजह से, ऐसी इंजरीज़ को प्रिवेंट करता है। फिर बोन में हम क्या चेंजेस देखते हैं कि बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है एक्सरसाइज करते करते। स्पेशली जो हम वेट बेयरिंग पोजीशन में एक्सरसाइज हम करवाते हैं पेशेंट को, तो उससे बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, और जो बोन फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स में, वो चांसेस जो रहते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की वजह से। तो ओवरऑल ये जो थे ये एक्यूट फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस अलग होते हैं, ये एक्यूट थे। और ये इसमें ये यही देखा गया है कि इसेंट्रिक एक्सरसाइज जब हम करवाते हैं पेशेंट्स को, तो इसेंट्रिक लोडिंग जो हम देते हैं पेशेंट को, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है इन कंपेयर्ड टू अदर एक्सरसाइजेस। तो अगर हम किसी भी पेशेंट को देखने हैं जिसकी वीक मसल्स हैं, तो उसे हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज से इनिशिएट करें उनका प्रोग्राम, ताकि उनकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, या कुछ और किसी और टॉपिक के बारे में आपको कुछ जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।